अक्टूबर 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। उनके ऊपर बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी से सेटिंग करके कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। लेकिन जनाब, ये सिक्के का एक पहलू है, एक दूसरा पहलू और भी है, वो है कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट। अगर कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बेईमानी नहीं की होती और गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया होता तो आज कांग्रेस की सरकार होती। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के सर्वे के बारे में। हमने आपको बताया था कि खरी खरी न्यूज़ ने 15 महीने पार्लियामेंट के चुनाव के बाद के हालात को लेकर सर्वे किया है। इसमें हमने हर पार्लियामेंट के लोगों से ये बात की है कि आज की तारीख में वहाँ के सांसद कहाँ पर खड़े हैं और कौन सी पार्टी के आज की तारीख में हालात क्या हैं। मई 2024 में अगर कांग्रेस गठबंधन को कुरुक्षेत्र की सीट मिल जाती तो हरियाणा में स्कोर 6-4 का हो जाता। आप खुद ही सोचिए, जब 5-5 के स्कोर के ऊपर ही कांग्रेस की सरकार बनने के आसार पैदा हो गए थे, माहौल बन गया था, तो ऐसे में अगर गठबंधन कुरुक्षेत्र की सीट भी जीत लेता तो उन हालात में फिर कोई भी कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकता था। कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता महज 29,021 वोटों से हारे थे और ये ऐसा मार्जिन था जिसे कवर करना मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि ये लक्ष्य हासिल करने के लिए, ये टारगेट हासिल करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता ईमानदार नहीं थे। आपको जानकारी ताजुब होगा कि कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के 90% बड़े नेताओं ने गठबंधन के साथ गद्दारी करने का काम किया। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ सुशील गुप्ता का साथ नहीं निभाया, उन्होंने सुशील गुप्ता के लिए वोट नहीं डलवाए और यही वजह रही कि सुशील गुप्ता 29,000 वोटों से चुनाव हार गए। दरअसल इन कांग्रेस नेताओं को ये लग रहा था कि अगर सुशील गुप्ता चुनाव जीत गए तो फिर कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी का दखल बढ़ जाएगा, वो विधानसभा की सीटें मांगेंगे और इसके चलते उनके या उनके परिवार के सदस्यों की टिकट कट जाएगी। और इसलिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पार्टी गठबंधन के साथ में गद्दारी करने का काम किया और कायदे से ये भी कह सकते हैं कि सुशील गुप्ता को हरवाने का काम किया। अब 15 महीने के बाद हालात ये हैं कि कांग्रेस के नेताओं की उस गद्दारी के चलते, उस बेईमानी के चलते हालात बिगड़ गए हैं और गठबंधन के लिए कुरुक्षेत्र जीतने का गोल्डन चांस हाथ से निकल गया है। अगर कांग्रेस के नेताओं ने बेईमानी नहीं की होती तो सुशील गुप्ता आसानी से चुनाव जीत जाते, क्योंकि कांग्रेस के जिन नेताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर वो सिर्फ 50% भी ताकत लगाने का काम करते, अपने खाते के वोट डलवाते, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते, अपनी टीम को वोट डलवाने के लिए फील्ड में भेजते तो आराम से 50,000 वोट बढ़ सकते थे। तो ऐसे में सुशील गुप्ता 30,000 से चुनाव जीत जाते और अगर ऐसा होता तो फिर गठबंधन की 6 सीटें होती और बीजेपी की 4 सीटें होती। तो उन हालात में नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता और गठबंधन के पक्ष में पूरे हरियाणा में आंधी चलती और उसकी सरकार बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के अंदर पानी मरा हुआ था। उन्होंने बेईमानी करते हुए सुशील गुप्ता को हरवाने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि 15 महीनों के बाद हालात क्या हैं। अब हालात बीजेपी के लिए बिल्कुल अनुकूल नजर आते हैं। नवीन जिंदल को सीट जितवाने के लिए लाया गया था और वो बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरे। आज की तारीख में नवीन जिंदल ने 15 महीनों में कुरुक्षेत्र में कुछ भी नया नहीं करवाया है, लेकिन इसके बावजूद वो भी पास हैं, बीजेपी भी पास हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर 2024 के बाद हालात और भी बीजेपी का अनुकूल हुए हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में लगभग 1 लाख वोट बढ़ गए हैं और इसका कारण है डीएससी वोटर। आप सभी को याद होगा कि लोकसभा चुनाव के अंदर संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का जो बॉन्डर चला था, जो प्रचार चला था, उसके चलते एससी वोटर कांग्रेस गठबंधन के साथ लामबंद हो गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने डीएससी वोटरों को अपने साथ लाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके चलते ये वोट बैंक 2 हिस्सों में बंट गया और बीजेपी को फायदा हो गया। और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के वोट लगभग 1 लाख बढ़ गए हैं। और आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में 5,42,000 वोटों की मुकाबले में 6 से 6.5 लाख वोट हासिल कर सकती है। और कांग्रेस के लिए नुकसान काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है। उसके गठबंधन के प्रत्याशी
541 वोट ले गए थे और इसके लिए अब वोटों की संख्या 4 लाख से नीचे आ गई है। यानी कांग्रेस अगर आज चुनाव लड़ती है तो उसके प्रत्याशी को 3.5 लाख से 4 लाख के करीब वोट मिलेंगे। यानी लगभग 1.5 लाख वोट कांग्रेस के खत्म हो गए हैं। आम आदमी पार्टी तो पिक्चर से गायब हो गई है, क्योंकि वो चुनाव हारने के बाद ना तो कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की दुर्गति हो गई। यही वजह है कि आज की तारीख में कुछ क्षेत्र पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आती है। इस सारे के सारे चुनावी महाभारत के अंदर किसी को फायदा हुआ है तो वो इनेलो भी है। इनेलो को लोकसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला की उम्मीदवारी के बीच में 78,708 वोट मिले थे और इनेलो के लिए सबसे सुखद खबर यह है कि इसके वोट 15 महीने के बाद लगभग डबल होते हुए नजर आए हैं। यानी वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में वोट हासिल कर सकती है। यानी इनेलो को अच्छा खासा फायदा कुछ क्षेत्र पार्लियामेंट में होता हुआ नजर आया है। जो तीसरी पार्टी फायदे में है वो बीएसपी है। बीएसपी को लोकसभा चुनाव में 20,944 वोट मिले थे और आज की तारीख में 50,000 से 60,000 वोट लेती हुई नजर आ रही है। हम आपको ये बता दें कि कुछ क्षेत्र पार्लियामेंट में हमेशा से ही बीएसपी 50,000 वोटों से लेकर 80,000 वोट हासिल करती आई है। सिर्फ 2024 का चुनाव ऐसा था जहां पर उसे वोट 20,000 मिले थे, लेकिन वो वापसी कर रही है और पुराने वोट बैंक को कवर कर रही है। जहाँ तक जेजेपी की बात है, उसे 15 महीने के बाद कोई भी खास फायदा नहीं हुआ है और वो उसी पायदान पर खड़ी हुई है। मुश्किल से वो 20-25,000 वोट ही आज की तारीख में हासिल कर सकती है। यानी कुछ क्षेत्र पार्लियामेंट का जो मिजाज है वो बीजेपी के फेवर में और हो गया है और वो 2024 के चुनाव में कुछ क्षेत्र सीट के ऊपर जीत का चौका लगाने की गुंजाइश दिखा रही है। यानी बीजेपी को फायदा हुआ है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अगर कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर गठबंधन के साथ गद्दारी नहीं की होती तो आज हालात कुछ और होते, आज यहाँ पर कांग्रेस मजबूत होती। लेकिन बीजेपी को जहां नवीन जिंदल की उम्मीदवारी रास आई, वहीं पर डीएससी के वोटरों ने भी उसे मोटा फायदा दिया है और इनेलो के मजबूत होने का भी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए सुखद माहौल बन रहा है और इनेलो भी अब कांग्रेस के लिए मुकाबले के हालात पैदा कर रही है। यानी इनेलो वापसी करती हुई नजर आ रही है। आपको क्षेत्र पार्लियामेंट के हालात के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जो बताइए। कांग्रेस के वो कौन कौन से नेता थे जिन्होंने गठबंधन के साथ गद्दारी करने का काम किया, उनके नाम भी कमेंट में आप जरूर लिखिए। कुछ क्षेत्र पार्लियामेंट की खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।